क्या पढ़ेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी वाइड टॉपिक है, बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपकी बुक के अंदर इसे थोड़ा सा कंसाइज करने का प्रयास किया है। जो आप एनिमल्स अपने आसपास देखते हो उनके रिप्रोडक्शन का एक छोटा हिस्सा आपके सामने पेश करने का प्रयास किया गया है, और जो ह्यूमन बीइंग है वो जो रिप्रोडक्शन है वो थोड़ा सा डिटेल में है। तो यहाँ पे अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स देखते हैं तो हम कल बात कर चुके हैं कई चीज़ें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, उनमें से कौन कौन सी हैं। पहली बात गैमीट फॉर्मेशन है, फर्टिलाइजेशन, ये दो मेन है। और गैमीट फॉर्मेशन के लिए क्या होता है? मियोसिस होती है, ठीक है, और वेरिएशंस भी आती है उससे। मेनली आप दो मान सकते हैं कि गैमीट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन वो एसेंशियली होता ही है, ठीक है, इतना आपको पता है। तो हम बात करेंगे कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कितने टाइप का है। वो दो टाइप का है, एक तो है एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, आपको पता है कि एनिमल्स के अंदर एक तो है मेल गैमीट, क्या होगा ये क्लियर है, मेल गैमीट होगा स्पर्म, और फीमेल गैमीट क्या होगा? ओवम या एग। अब इनका जो मिलना है वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अगर ये आउटसाइड फीमेल बॉडी मिल रहे हैं तो वो क्या है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। और अगर ये इनसाइड फीमेल बॉडी है तो ये क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। क्या आप जानते हो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का कोई भी एक एग्जाम्पल? फ्रॉग, कुछ फिशेज में भी है, ठीक है। तो फ्रॉग इसका एग्जाम्पल है। बरसात के सीजन में आप देख सकते हो कि जो फ्रॉग है वो क्या है कि फीमेल फ्रॉग एग छोड़ती है हजारों की संख्या में, ठीक है। पास में ही मेल फ्रॉग होता है, वो उन पर क्या छोड़ देता है? स्पर्म छोड़ देता है। और जहां पर ये होता है वो मीडियम क्या होता है बेटा? कहां पर होता है? वाटर के अंदर होता है, ठीक है। इसीलिए हल्का फुल्का जहाँ पानी ठहरा हुआ हो, बहता हुआ हो, वहाँ कुछ आप जेली लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ऐसे छोटा सा जेली लाइक। अगर उसको उठा करके आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे, कभी भी मिल जाए आपको, जैसे वहाँ पर मेंढक हो आसपास और जेली लाइक स्ट्रक्चर आपको मिल जाए, तो उसको अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे और अगर आपने वॉच ग्लास में छोड़ दिया है तो आप कंप्लीटली उसका डेवलपमेंट भी देख सकते हो, ठीक है। और कुछ समय के बाद इसमें से लार्वा निकलता है। लार्वा निकलता है, कौन सा निकलता है? टेडपोल। टेडपोल लार्वा, उसकी विशेषता क्या होती है? जिस तरीके से आप मेंढक देख रहे हो ना, जिस तरीके से आप मेंढक देख रहे हो उसमें पूंछ होती है छोटी सी,
टेडपोल लार्वा की ये विशेषता होती है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे ये मैच्योर होता है वो पूंछ इसकी गायब हो जाती है, डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद अडल्ट हो जाता है, वो ऐसा ही बन जाता है। तो ये एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है फिशेस। ठीक है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप अपने आसपास कैटल्स देख रहे हैं, जितने भी मवेशी हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, इनमें सब में क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। अब आप एक चीज़ देखना, आपके लिए एक होमवर्क है कि एक तो दिए हुए एक टेबल दी हुई है ऑर्गेनिजम्स और फर्टिलाइजेशन का मीडियम, और दूसरा क्या है, सर्वाइवल रेट। इतनी चीज़ें दी हुई है। ऑर्गेनिज्म जैसे क्या दे दिया, फ्रॉग दे दिया। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। किस में होता है, वाटर में होता है। ठीक है, सर्वाइवल रेट क्या है, लो। इस तरीके से एक टेबल दी हुई है आपकी किताब में, उस टेबल को ध्यान से पढ़ना और समझने का प्रयास करना। टेबल मैं भी लिख सकता था यहाँ पे, लेकिन सिर्फ आपके समझने के लिए उसको मैंने छोड़ा है। आप समझना, उसमें कोई दिक्कत आए देखना। यहाँ पर ये सर्वाइवल रेट आप देखोगे, 2 में लो दी हुई है, फिर मीडियम टू हाई दी हुई है, ऐसा है ना। तो एक्चुअल में एक तरीके से आपके दिमाग में ये चीज़ ट्रिगर करने के लिए कि जब इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन यानी जैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ है, ऑर्गेनिजम्स, नए ऑर्गेनिजम्स बने हैं, तो उनमें ज़्यादातर क्या है, ऑफ स्प्रिंग्स सेफ रहें, इसके लिए कौन सा फर्टिलाइजेशन प्रीफर होता है, इंटरनल, क्योंकि वो फीमेल की बॉडी में ही रहेगा। ठीक है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नंबर ऑफ एग्स भी दिए हुए हैं, आप देखेंगे कि जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, देयर इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ एग्स, बहुत ज़्यादा है, और जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें नंबर ये कम है, नंबर भी कम है प्लस सर्वाइवल भी ज़्यादा है। इसलिए नेचर फेवर कर रही है, जब जैसे इवोल्यूशन में आगे वो फेवर कर रही है कौन से फर्टिलाइजेशन को, इंटरनल फर्टिलाइजेशन को। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन में 2 एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं, एक तो लिजार्ड्स का है, दूसरा बर्ड्स का है। ठीक है, दोनों ही जो फर्टिलाइजेशन है उसमें क्या है, एग लेइंग होती है। इंटरनल में छिपकलियाँ भी अंडे देती हैं और बर्ड्स भी अंडे देते हैं। फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल हो जाता है, लेकिन डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, बाहर, आउटसाइड हो रहा है। इसी चीज़ को अगर हम गौर करेंगे हायर और इससे भी हायर एनिमल्स में, तो उनमें डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, इनसाइड बॉडी। आपके घर में मवेशी होंगे, गाय भैंस, उनमें क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि वो एग लेइंग करती हैं, उनमें पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप होने के बाद ही बर्थ होती है उसकी। ठीक है, कोई एग वगैरह ले नहीं होता है। तो आप ये भी ध्यान रखना, थोड़ा सा इस चीज़ को कंसिडरेशन में रखना। जो लोग आगे साइंस में कंटिन्यू करना चाहते हैं 11th-12th के अंदर, उनके लिए ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये जो 9th है ना बेटा, इस 9th के इस सिलेबस को आपको ढंग से पढ़ना होगा, क्योंकि जैसे ही आप चलते जाएंगे आगे सिलेबस चेंज होता जाएगा, क्योंकि आपका फर्स्ट बैच है चेंज सिलेबस में। तो जब नीट या ये सब जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे वो आपके उस टाइम के उस सिलेबस के हिसाब से होंगे, तो आप पहले वो कैंडिडेट होंगे वो कंपटीशन देने वाले। तो इसलिए आप लोगों को ढंग से इसे पढ़ना चाहिए। जिन लोगों को आगे कंपटीशन्स में जाना है, 9th ऑनवर्ड्स ही आप उन चीज़ों को इनको गौर करते जाएँ। यहाँ पे मेरा बताने का तरीका यही था, कारण यही था कि भाई क्या कारण है ये फेवर होता है, क्योंकि ये एक तरीके से इवोल्यूशन का टाइप है। वहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कम डेवलप्ड और इंटरनल फर्टिलाइजेशन ज़्यादा डेवलप्ड है। फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप भी मैंने बता दिया, जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का, वो अगर आउटसाइड इन्वायरमेंट में हो रहा है तो वो कम डेवलप्ड है, और अगर इनसाइड फीमेल बॉडी हो रहा है तो वो ज़्यादा डेवलप्ड की श्रेणी में आता है। तो ये सब। अब अगर हम बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, चलिए इससे पहले एक और टॉपिक है बेटा,
आपकी बुक में ही दिया हुआ है, जिसमें ये बताते हैं कि इंटरमीडिएट स्टेज आती है रिप्रोडक्शन में। जैसे जो बटरफ्लाई का एग्जाम्पल है, आप लोग है ना थोड़ा डायग्राम बनाने का बेटा प्रयास करना, सरल है ये बटरफ्लाई है, ठीक है। इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है कि एक्सटर्नल होता है, बताओ भाई? इंटरनल ही होता है, ठीक है। और ये क्या करती है, लीव्स के ऊपर एग लेइंग कर देती है, और यहां से इससे निकलता है लार्वा, और इस लार्वा को सामान्यतः हम कहते हैं कैटरपिलर। और ये कैटरपिलर किसको खाता है? लीव्स को खाता है। ये लीव्स हैं, लीव्स को खाता है। इसके बाद ये किसी भी हार्ड सरफेस पर चिपक जाता है और चिपक करके अपने चारों ओर एक हार्ड आवरण बना लेता है। इसको क्या बोलते हैं? प्यूपा बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? कैटरपिलर। और ये यहाँ पर क्या है? एग्स हैं। कुछ समय के बाद ये प्यूपा यहाँ से इसमें डेवलप हो जाता है अडल्ट, और अडल्ट यहाँ पे हम इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल है। अब देखो, इसको ध्यान देना बेटा, जो जैसे चाइल्ड बर्थ होता है ह्यूमन बीइंग में, या फिर आप पशुओं में देखते हैं, वो एकदम उनके जैसे ही होते हैं ना। और इनमें देखो, इनमें तो ऐसा नहीं है ना। अगर पूरा अडल्ट तक डेवलप होने के लिए अगर बीच में वो किसी स्टेज को फॉलो करते हैं, जैसे यहाँ पर कैटरपिलर एंड प्यूपा 2 स्टेजेस को फॉलो किया है, तो ऐसा डेवलपमेंट कहलाता है। याद रखना बेटा, इनडायरेक्ट, ठीक है। ह्यूमन बीइंग में कैसा है फिर? डायरेक्ट। ये आपके दिमाग में क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। एक रफ सा आइडिया लेते हैं। पूरे किसी भी ह्यूमन बीइंग के पूरे लाइफ स्पैन को हम मोटे तौर पे 3 पार्ट में हम बांट सकते हैं। वैसे तो टीन एजर्स और बहुत सारे इसके जो बीच में आप सब पार्ट कर सकते हैं। ये जो एज होती है, ये कौन सी है? रिप्रोडक्टिव एज। और नॉर्मली ये एज जो है, ये मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर ही 20 to 45 एक मीन वैल्यू सी है, ठीक है। यहाँ से आप 0 से स्टार्ट करें और आप इसको 100 मान लें ईयर्स में लाइफ स्पैन को, तो 20 to 45 ईयर्स की जो एज है, ये रिप्रोडक्टिव एज के रूप में हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। इससे पहले, इस एज को अटेन करने से पहले, ठीक है, कुछ चेंजेस होते हैं बॉडी में। अगर आप देखें, गौर करें, तो लगभग इवन 12 से 14 साल, 12 to 14 ईयर्स के बीच में ये चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, और लगभग 5 या 6 सालों के अंदर ये रिप्रोडक्टिव एज में पहुंच जाता है, चाहे मेल हो या फीमेल। आपने गौर किया होगा कि लगभग 6th 7th तक तो क्या है, लड़के और लड़कियों की आवाज़ बिल्कुल एक जैसी होती है। यानी हमें अगर एक दीवार के दूसरी साइड में कोई बोल रहा है, तो उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि लड़का बोल रहा है या लड़की बोल रही है। लगभग जब आप 8th क्लास में पहुंचते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है। लड़कों की आवाज़ भारी होने लगती है, लड़कियों की आवाज़
पतली होने लगती है, ये सब प्यूबर्टी के कैरेक्टरिस्टिक हैं, यानी आपके रिप्रोडक्टिव एज के शुरुआत होने के ये लक्षण हैं। ठीक है, मेल्स में आवाज़ का भारी होना, हल्की हल्की दाढ़ी मूंछ आना, फीमेल्स में आवाज़ का पतला होना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, ये सब क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिप्रोडक्टिव एज के आने के। ठीक है, इसके अलावा फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी शुरू हो जाते हैं इस एज के अंदर। ये सब थोड़े थोड़े आपके सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं जिसको हम पढ़ेंगे, और क्योंकि ये आपसे रिलेटेड चीज़ें हैं, आपके लिए कोई नया नहीं है, 7th 8th में आया हुआ है पहले। ठीक है, हो सकता है वहाँ आपने कम डिटेल में पढ़ा हो, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। और अगर आप साइंस को कंटिन्यू करते हैं तो 12th क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल से आपसे पढ़ने वाले हैं। ये सब जो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, ये किस वजह से आते हैं, बॉडी में क्या बनने लगते हैं, नए हॉर्मोन्स। ठीक है, आप लोगों के लिए इतना ही है कि मेल हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन, उसी के प्रभाव से सारा कुछ होता है। ठीक है, फीमेल हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, मेल हार्मोन्स कहाँ बनते हैं, टेस्टिस में, और फीमेल हार्मोन्स कहाँ बनते हैं, ओवेरी के अंदर। अब हम देखने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स देखने वाले हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके थ्रू बताता हूँ। आप लोगों ने जब जो टिश्यूज़ वाला पढ़ा था उसमें स्केलेटल सिस्टम था ना बेटा। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम के अंदर 2 गर्डल्स मैंने बताई थी। इस गर्डल का नाम याद है आपको, है पेक्टोरल, पेक्टोरल गर्डल, और ये वाली गर्डल पेल्विक गर्डल है। ठीक है, ये गर्डल पेल्विक गर्डल है। यहाँ का जो पार्ट है, इतना पार्ट है, ये वाला जो पार्ट क्या कहलाता है, पेल्विक एरिया। तो हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे वो कौन से एरिया में सिचुएटेड है, पेल्विक एरिया के अंदर। ये बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, उसमें कई सारे पार्ट होते हैं और टेस्टिस बॉडी से बाहर होते हैं। ठीक है, वो स्किन का बना हुआ एक पतला सैक होता है, सैक्रोटम, उसमें बाहर होते हैं। उसको बॉडी से बाहर क्यों रखा गया, इक्विवेलेंट है मेल के टेस्टिस और फीमेल की ओवरीज, गैमीट प्रोडक्शन के लिए दोनों इक्विवेलेंट है। भाई वो तो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है टेस्टिस, और ओवरीज का क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, एग्स। ठीक है, इधर टेस्टिस मेल हॉर्मोन्स बना रहा है, इधर ओवरी क्या बना रही है, फीमेल हॉर्मोन्स। इक्विवेलेंट काम कर रहे हैं दोनों, लेकिन ओवरीज तो बॉडी के अंदर हैं और टेस्टिस शरीर से बाहर हैं। ऐसा क्यों होता है, हीट का, टेम्परेचर का। हाँ, आप लोग सही कह रहे हो। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ये ज़रूरी है कि हमारा जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, उससे कम टेम्परेचर पे स्पर्म जो है वो सही ढंग से फॉर्मेशन होते हैं। तो उनको फॉर्मेशन सही ढंग से हो, इसलिए टेस्टिस को शरीर से बाहर रखा गया है, और उनका टेम्परेचर हमारी बॉडी से 3 से 4 डिग्री कम होता है, वहाँ पर स्पर्म प्रोडक्शन चलता रहता है। अभी हम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी दोनों के डायग्राम बनाएंगे।
डायग्राम आपकी बुक के अंदर जो डायग्राम बनाए हुए हैं वो थोड़े से आपको कठिन फील होंगे। मैं आपको थोड़ा सा इजी तरीका बताऊंगा, आप इस हिसाब से बनाने का प्रयास करना, मेरे साथ साथ बनाना तुम लोग। देखो वैसे तो इजी जो है वो किसी बच्चे को ये भी इजी लग सकते हैं। देखिए अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाए, ध्यान देना बेटा, आपको क्या करना है, यहां से सीधा एक पतली डक्ट बनानी है। ठीक है, यहां पर आपको देखो बहुत सरल सा तरीका बताऊंगा बेटा। यह है टेस्टिस, और टेस्टिस पे यहाँ पे एपिडिडाइमिस है। एपिडिडाइमिस से एक डक्ट निकलती है, वो इसमें जुड़ती है। डक्ट बनाएंगे हम इसको, यहाँ थोड़ी सी चौड़ी करेंगे इस डक्ट को हम। इधर से लेके आइए आप, यहाँ इसको थोड़ा सा फैला देंगे। ये होता है यूरिनरी ब्लैडर। ये प्रोस्टेट ग्लैंड, बस ये डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। ये क्या है, टेस्टिस। ये क्या है, ये कौन सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, मेल। लोकेशन कहाँ होती है, पेल्विक। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाना थोड़ा सा इजी है। ज़रा देखो, गौर करो तरीका। ऐसे बना दिया, ऐसे चले आप, ये क्या हो गई, दो ओवरीज। ये यहाँ एक मेम्ब्रेन की सहायता से इससे जुड़ी हुई रहती हैं। आपकी बुक में जितना लिखा है उतना ही बताऊंगा। ये क्या है, यूट्रस।
गर्भाशय जिसको बोलते हैं। ये क्या है? ओवरी। और ये क्या है? ओवी डक्ट या फैलोपियन ट्यूब। वैसे तो इसके भी 3 पार्ट हैं, ठीक है, एम्पुला, इस्थमस एंड डक्ट जो है ये है, और ये है वेजाइना। ये कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है? फीमेल। ये मेल है और ये फीमेल है। आप डायग्राम, बिल्कुल सरल है डायग्राम। अब जरा बेटा थोड़ा सा फटाफटी से समझ लीजिए, आप डायग्राम बाद में बना लेना क्योंकि पीरियड लग सकता है बीच में। यहाँ देखो, ये टेस्टिस है, ये बाहर रहते हैं सैक्रोटम या सैक्रोटल सैक के अंदर। इनसे एपिडिडाइमस से वास डिफरेंस नाम की डक्ट है, वो अंदर ले जाती है इसको बॉडी के अंदर, और सेमिनल वेजाइकल नाम के यहाँ 2 थोड़ा सा ये स्वोलन स्ट्रक्चर है इसकी, तो इसके अंदर जा कर के स्टोर हो जाते हैं स्पर्म्स। फिर इसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड के और कुछ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स भी होती हैं, उनके सिक्रेशन मिलके इसको सीमन का रूप देते हैं और ये यूरेथ्रा की सहायता से बाहर आते हैं। सीमन, ठीक है। सीमन क्या है? स्पर्म प्लस कुछ उसका न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, वो सीमन है। अच्छा, इधर फीमेल के अंदर क्या होता है बेटा? ये है ओवरी। ओवरी से एग प्रोड्यूस होते हैं और वो ओवम या एग को यहाँ से ये फैलोपियन ट्यूब अंदर ले लेती है और वो यहाँ पर आ जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के टाइम ह्यूमन बीइंग में जो पेनिस है उसकी सहायता से वेजाइना के अंदर जो है स्पर्म छोड़े जाते हैं और वो स्पर्म जो है वो यहाँ से मूवमेंट करते हुए बेटा, मूवमेंट करते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं? एग के पास। फर्टिलाइजेशन की साइट कौन सी है? फैलोपियन ट्यूब। ये याद रखना, नीट वगैरह में आता है बेटा। फिर यहाँ से फिर एम्ब्रियो डेवलप होता है और यहाँ पर आकर के एडजस्ट हो जाता है। अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और थोड़ा बहुत फर्टिलाइजेशन के बारे में आपको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो बेटा? आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।